एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करवा रही हूँ फॉर ऑल सब्जेक्ट। इससे पहले मैंने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने वृद्धि एंड विकास के टॉपिक को एंड सेकंड टॉपिक इज एनईपी, एनसीएफ एंड आरटी टॉपिक को कंप्लीट कवर करवा दिया है, जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 3 न्यू टॉपिक्स, जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट है आपका जीन पियाजे, सेकंड इज कोलबर्ग एंड थर्ड इज वाइगोत्स्की। ये तीनों टॉपिक तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। तो तीनों टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी, इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जीन पियाजे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जो मैंने 2025 की स्टार्ट की है, जिसमें आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट वायरल या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जीन पियाजे ही है, इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसकी जो स्टेजेस होती हैं उनसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं स्कीमा, संतुलन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो प्लीज अच्छे से देखिएगा। अब पढ़ते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, तो लिखिएगा संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। और कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, ये स्विट्जरलैंड के। इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसको बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। तो ये हैं आपके जीन पियाजे जी। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम का ज्यादा रोल है सिद्धांत में। अगर मैं थ्रोनडाइक, पावलोव, इन सब की बात करूं तो देखिए जीन पियाजे में अगर मैं अन्य नेम की बात करूं तो पहला है आपका संज्ञान, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम संज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं। मानसिक, ज्ञानात्मक एंड विकास की अवस्था, क्योंकि इन्होंने इसे स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, तो इसीलिए हमें इसे विकास की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, जो अपने ज्ञान का सर्जन है वो खुद से करते हैं। संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कही है ये बात? पियाजे ने। ये पूरी लाइन आपको दे देगा और पूछ लेगा किसने कही है ये बात, तो ये कही है आपके पियाजे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं ये कीवर्ड किसने दिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या है? वातावरण के साथ अपने आप को ढालना। बट इन्होंने जो कहा है ना, बच्चे अपनी चीजों का निर्माण स्वयं करते हैं, उसको ज्यादा प्रायिकता दी है अकॉर्डिंग टू वातावरण की। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर एचएमटी का बहुत बड़ा रोल है। एचएमटी है क्या? क्योंकि ये सिद्धांत जो है केवल हमारे माइंड से रिलेटेड है। मानसिक चीजें होगी, संज्ञान, ज्ञानात्मक, तो उनसे रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमारा एचएमटी का रोल है। एचएमटी होता क्या है? एच मतलब हेड, एम मतलब माइंड एंड टी मतलब थिंकिंग, यानी कि विचार। तो इन तीनों का बहुत बड़ा रोल रखा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तीनों को आपको पता होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है, याद रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिए, मैंने आपको बताया कि जो है उसका कम रोल होता है, लेकिन जो बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन खुद से स्वयं से करता है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो अनुकूलन होता क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना खुद को, दैट इज कॉल्ड अनुकूलन। इन्होंने ये 2 टाइप का बताया है। पहला है आपका आत्मसातकरण, सेकेंड इज समायोजन। आत्मसातकरण को कहते हैं एजिमुलेशन, समायोजन को कहते हैं एकमेंडेशन। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है।
अगर मैं बात करूं आत्मसातकरण यानी कि एसिमुलेशन की, इसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि हम पास्ट की चीजों को रिलेट करके नए ज्ञान का सर्जन कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं आत्मसातकरण। मतलब इसमें हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, डायरेक्ट पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, पहले आपने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम आप कैसे पढ़ सकते हैं? जब तक आप संज्ञा के बारे में ही नहीं जानेंगे तो हम सर्वनाम को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो हमने पूर्व ज्ञान को किससे कनेक्ट किया? न्यू ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ाया, दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। सेकेंड है आपका समायोजन यानी कि एकमेंडेशन। ये क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना, मतलब कि चीजों में मॉडिफाई करना। नेक्स्ट जो आपके कीवर्ड्स कह सकते हैं, आप इन्हें पॉइंट कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। पहला है आपका संतुलन। ये क्या होता है? जो हमारा ऊपर मैंने आपको पढ़ाया आत्मसातकरण एंड समायोजन, जब इन दोनों के बीच की प्रक्रियाओं में संतुलन बन जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? इसके बाद है आपका स्कीमा, जिससे क्वेश्चन आता है। ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती हैं, मतलब बच्चा जब भी कोई चीज देखता है तो वो अपने माइंड में उसकी इमेज क्रिएट कर लेता है। तो वही चीज इसमें बताई है, माइंड में इमेज का क्रिएट होना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। स्कीमा बताया था कि माइंड में कोई इमेज क्रिएट हो जाना, तो इन सबको जब जोड़ने का कार्य होता है वो होता है हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करना चीजों को। आई होप ये सारे कीवर्ड्स, की पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये हैं आपकी 4। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 0 to 2 वर्ष। तीनों चीज पता होना चाहिए। संवेदी यानी पहली अवस्था है, सेंसरी है, इंग्लिश वाले याद रख सकते हैं। इसके अलावा कब से कब तक आई? 0 से 2 वर्ष तक। तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेता है। सेकेंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 2 से 7 वर्ष। थर्ड है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 7 to 11 ईयर तक। लास्ट है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 11 to 15 वर्ष तक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो बन रही है SPCF। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरीके से याद रख सकते हैं SPCF। कभी नहीं भूलेंगे। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 to 15। एज बहुत ज्यादा जरूरी है तो याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब इनको 1 by 1 पढ़ते हैं कि किसमें क्या होता है। सबसे पहले आपकी संवेदी जो होती है 0 से 2 वर्ष। इसके नाम से भी स्पष्ट होता है, सेंसरी मतलब ज्ञानेंद्रिया, जिसमें हमारे ज्ञानेंद्रियों का रोल होता है, उसे हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसके अंदर जो है बच्चे में क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, मतलब वो कोई भी चीज देखकर तब चीजों को समझ रहा होता है। सेकेंड है आपका ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखता है, आंख, कान, लिप्स, स्मेल यानी नोज हो गई आपकी, एंड कुछ भी टच करना आपका। नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है अपने बड़ों का, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, अनैच्छिक क्रियाएं उसके अंदर आती हैं। दिशा निर्देशित का गुण किसमें पाया जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था में। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रखा है, बस कोई भी पूछ लेगा। जैसे नकल करना किसमें पाया जाता है, अनुकरण करना किसमें पाया जाता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, की पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड बात करते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसके अंदर भी देखिए की पॉइंट रखे हैं। पहला है आपका जीववाद, सेकेंड इज अहम केंद्रित। क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा बस ये कहने लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, उसमें इस टाइप का गुण देखने को मिलता है।
थर्ड, प्रतीकात्मक एंड क्रमबद्धता, इसका गुण उसके अंदर नहीं आ पाता है, मतलब वो क्रम से चीजों को नहीं लगा पाता है। प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक स्टेज होती है। पलटावी की इसके अंदर कमी होती है, मतलब वो इन दोनों चीज में डिफरेंस नहीं कर पाता है कि किसमें ज्यादा पानी है। वो ज्यादा किस में समझेगा, जो बड़ी चीज होगी, लंबी चीज होगी तो वो उसी में ज्यादा समझेगा। मतलब दोनों में चाहे सेम चीजें हो, लेकिन वो बताएगा किसमें जो उसे बड़ी दिखाई देगी। इसकी उसमें कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संरक्षण की कमी देखने को मिलती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की अक्षमता आ जाती है उसके अंदर। मुद्रा भार में उसमें कमी देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने की पॉइंट्स रखे हैं जो डायरेक्ट आते हैं आपके ऑप्शंस में और डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा पढ़ते हैं अपना थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी एज होती है 7 to 11 ईयर्स तक। पढ़ लेते हैं इसको। जिसकी भी आपने सेकंड वाले में कमी देखी उसकी इसमें पूर्ति हो जाती है। ये जितने भी हैं आपके यहाँ पर, इसकी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। पूर्व संक्रियात्मक में अगर मैं मूर्त की बात करूं तो इसमें इसकी कमी पूरी हो जाती है, मतलब इसमें गुण आ जाता है देखने के लिए। जैसे कि पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, क्रमबद्धता आदि गुण। आगमनात्मक तर्कण आ जाती है, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलने लगता है बच्चा। चिंतन तार्किक करने लगता है। वर्गीकरण, संरक्षण। मैंने एक नोट भी लिख दिया है यहाँ पर, जिसकी पूर्व संक्रियात्मक में कमी होती है ना, उसकी मूर्त संक्रियात्मक में पूर्ति हो जाती है। मतलब उसके अंदर वो चीज वो नहीं कर पाएगा, लेकिन मूर्त के अंदर वो चीज वो कर पाएगा। जैसे 2 गुणा 8 16 होता है और 8 गुणा 2 16 होता है। इसमें तो ये बच्चा समझ रहा है मूर्त में, लेकिन जो आपकी ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, अगर आप बच्चे को बताएंगे 8 × 2 16 होता है तो वो समझ जाएगा, लेकिन 2 × 8 16 होता है तो वो ये चीज नहीं समझेगा यहाँ पर। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब चौथा भी पढ़ लेते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या करता है बच्चा, पहले तो अमूर्त चिंतन करता है। निगमनात्मक तर्कणा यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलने लगता है। परिकल्पना चिंतन करने लगता है। हाइपोथेसिस संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगता है। जटिल समस्याओं में तर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एज ही ऐसी है, इसके अंदर बच्चा सारी चीजें समझने लगता है, सारी चीजें वो करने लगता है। किसमें, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर हो गया। तो यही था आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसके अंदर इसकी 4 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ के थे, कौन सा सिद्धांत दिया और इसके अन्य नेम सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप पढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइगोत्स्की। तो देखते हैं अब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया है सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पूरा नाम पता होना चाहिए। वाइगोत्स्की कहाँ के थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जबकि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है। किसने बताई है ये बात, वाइगोत्स्की ने। विकास में समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। किसने कही है ये बात, वाइगोत्स्की ने। इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं पहले कॉन्सेप्ट की, तो पहला दिया इन्होंने MKO, जिसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मोर नॉलेज अदर। इसका मतलब होता है माता पिता अध्यापक भाई बहन से जो कुछ वो सीखता है, मतलब जिसे ज्यादा नॉलेज है और कम नॉलेज वाला उसे सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड MKO। सेकंड होता है आपका स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग में क्या हो जाता है कि जब आपको पीछे से टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, आप कुछ भी चलाना सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपके पापा आपको पीछे से हल्का हल्का सा धक्का लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी हेल्प। धीरे धीरे करके उन्होंने छोड़ दिया आपको कि आपको साइकिल चलाना आ जाए, तो धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया, तो दिस इज अ टेम्परेरी हेल्प, जिसमें हम बात करते हैं टेम्परेरी हेल्प की। कौन देता है, MKO। माता पिता दे सकते हैं, आपके भाई बहन कोई भी बड़ा दे सकता है, तो वहां पर हमारा होता है स्केप फोल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं पान ढांचा मचान। क्लियर है। थर्ड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ZPD का। ZPD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए जोर दे रही हूं। ये होता क्या है कि वास्तविक विकास के स्तर
तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समझ में तो नहीं आया? डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से समझिए आप, ये छोटा सा जो है वास्तविक, यानी जो वास्तविक विकास का स्तर है, जो ये मैंने पहले लिखा वास्तविक विकास का स्तर, तो ये छोटा गोला वो हो गया। बड़ा गोला हो गया जो आपको हेल्प दी जाएगी, यानी जो ZPD होगा, बीच का जो अंतर होगा उसे हम बोलते हैं ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। जब आप खुद से कुछ भी मेहनत कर रहे थे तब आपके थोड़े से मार्क्स अच्छे आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप CTET देने वाले हैं और आप खुद से मेहनत कर रहे हैं तो आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प दी गई, यानी कि ZPD मिल गया, और संभावित विकास का क्षेत्र मतलब जब आपको कोई हेल्प दी गई उसके बाद किसी की सहायता लेकर जब आपने CTET में ही 110 यानी 110 मार्क्स का स्कोर किया हेल्प से, बीच का अंतर जो मिला आपको उसे हम बोलते हैं ZPD। आई होप आपको दोनों चीज क्लियर हुई हो। तो इसके अंदर आपको 3 ही बताए गए हैं, MKO, स्केफोल्डिंग एंड ZPD, तीनों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ लैंग्वेज के बारे में भी बताया है, वो भी देख लेते हैं, जो आपके लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला है आपका भाषा पर इनकी सोच क्या थी। इनका कहना था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में, जबकि जीन प्याजे कहते थे कि विचार यानी थॉट पहले आते हैं, भाषा बाद में। इन्होंने एक चीज और बताई है, निज भाषण, आंतरिक वाक, स्वयं से ही बातचीत, मतलब स्वयं से भी बातचीत करने की जहां पर बात होगी तो वो आपके बताई है वाइगोत्स्की ने, कि खुद के कार्यों को गाइड कर सके। ये बात किसने कही? आपके वाइगोत्स्की ने। 2 कॉन्सेप्ट इनके ये वाले, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट या वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप बोल सकते हैं, तो वो कंप्लीट होता है। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की हो गए आपके। अब देख लेते हैं कोहलबर्ग। तो थर्ड सिद्धांत की बात करते हैं, जो है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। पहला पढ़ाया जीन प्याजे, जिन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सेकंड पढ़ाया वाइगोत्स्की, जिन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थर्ड है आपका कोहलबर्ग, जिन्होंने दिया है नैतिकता का सिद्धांत। ये आपके कोहलबर्ग हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने दिया मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जीन प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। वाइगोत्स्की रूस के थे। एंड अब मैं कोहलबर्ग की बात करूं तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके लिए तो बस एक कीवर्ड याद रख लीजिएगा, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, नैतिकता विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है आपके कोहलबर्ग ने। तो ये इनकी देखिए स्टेप्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप, इनकी स्टेजेस हैं। पढ़ाऊंगी स्टेजेस, लेवल दिए हुए हैं इन्होंने, कितने स्टेजेस दिए हैं, कितने लेवल दिए हैं, वो पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नैतिकता होता क्या है, जिसकी इन्होंने बात की है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को पहचानता है। सही और गलत की पहचान करना ही हमारा नैतिकता होता है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा क्या होती है। पहले आप ये याद रखेंगे कोहलबर्ग में कौन सी कहानी बताई गई है, तो वो बताई गई है आपकी हिंज की कहानी। हिंज की कहानी से इन्होंने एक नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा के बारे में बताया है। नैतिक तर्कणा, पहले हिंज की कहानी को मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, क्वेश्चन नहीं आता है इससे, कहानी से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पूछता है नैतिक तर्कणा दुविधा क्या होती है, लेकिन आपको कहानी भी पता होनी चाहिए। ये है हिंज की वाइफ, तो ये बीमार हो जाती है, काफी ज्यादा बीमार हो जाती है, पर जो हिंज होता है वो इनकी मेडिसिन लेने के लिए कहाँ जाता है, मेडिकल शॉप पर जाता है। पर इनकी जो इलाज था वो उसकी मेडिसिन इन्हें नहीं मिलती है, बट उन्हें किसी से पता चलता है कि एक केमिस्ट ने इसकी दवाई बनाई हुई है, तो फिर वो उनके पास जाता है और वो उस दवाई को बहुत ज्यादा कॉस्टली बेच रहा होता है। हिंज इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ बीमार है, मुझे ये दवाई दे दो, पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और वो उसे उतने में नहीं देना चाह रहा था। फिर हिंज वहां से वापस आ जाता है। हिंज के दिमाग में 2 क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि अगर वो उसे चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, और नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। लेकिन हिंज ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया था कि उसे इसे चोरी करनी चाहिए ताकि उसकी वाइफ की जान बचाई जा सके। उसे सेकंड चीज नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर एक चीज निकलती है, नैतिक दुविधा एंड नैतिक तर्कणा। समझते हैं नैतिक दुविधा एंड नैतिक तर्कणा होता क्या है।
देखिए, अगर मैं नैतिक दुविधा की बात करूं तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति होती है हमारी नैतिक दुविधा। मतलब आपके सामने दो कंडीशन आ गई और दोनों में से आप कंफ्यूजन है कि क्या डिसीजन लिया जाए, ये बात सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना, डिसीजन ना ले पाना, दैट इज कॉल्ड नैतिक दुविधा। सेकंड है आपका नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया। मतलब कि जैसे कि हिंज ने किया, उसने दोनों में से किसी एक को चुन लिया। जब आप दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं खुद की मर्जी से, तो दैट इज कॉल्ड नैतिक तर्कणा। क्लियर हुआ? दोनों में कंफ्यूज होना नैतिक दुविधा, उनमें से एक डिसीजन ले लेना नैतिक तर्कणा। क्लियर हो गया? आगे देखिए अब, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल दिए हैं, कितनी स्टेजेस दी हैं, वो पता होने चाहिए। तो अगर मैं लेवल की बात करूं, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, 6 स्टेजेस दी हैं। ये आप सुंदर सा डायग्राम भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बना दिया था। तो इन्होंने कितने दिए हैं? 3 लेवल दिए हैं। ये लेवल हो गए आपके, और ये 6 स्टेजेस, यानी एक लेवल में आपकी 2 स्टेजेस निकल जाती हैं। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। पहला जो आपका लेवल है वो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 4 to 10 ईयर तक। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि नैतिकता दूसरे लोगों के अनुसार होती है। इसके अंदर देखिए 2 स्टेजेस आ जाती हैं, वो पढ़ते हैं। पहला है आपका दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता। सेकंड है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। होता क्या है दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता? क्लास के एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे बच्चा कोई भी गलती कर रहा है और टीचर उसे डांट रहा है कि अगर तुमने ये चीज की तो तुम्हें इसकी दंड या सजा मिलेगी, तो वो वहां पर डर जाएगा। मतलब उसकी जो नैतिकता है वो दूसरे पर डिपेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता। अगर वो नियम नहीं मान रहा है तो उसे क्या मिलेगा? दंड। पहला हो गया आपका। सेकंड है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इसे आप छोटी सी चीज में याद रख सकते हैं, टिट फॉर टैट या जैसे को तैसा। मतलब क्या हो गया कि एक बच्चे ने दूसरे के साथ अपना टिफिन को शेयर किया पहले दिन, नेक्स्ट डे दूसरा बच्चा अपना टिफिन नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आज तू मेरे साथ शेयर कर क्योंकि कल मैंने तेरे साथ किया था। इट मीन्स टिट फॉर टैट, कल जैसे मैंने तेरे साथ किया था ऐसा तू आज मेरे साथ कर। एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे ने भी तोड़ दी, तो वही चीज है कि अदला का बदला। इससे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा भी हुआ है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसके पेन तोड़ दिया। जहां पर टिट फॉर टैट की सिचुएशन आएगी उसे हम बोलते हैं जैसे को तैसा। क्लियर हो गया? इसने 2 दिए हैं, कौन कौन से? आज्ञा दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता। सेकेंड इज साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। आई होप क्लियर हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है। दंड, बस ये याद रखिए दंड मिल रहा है तो समझिए वहां पर पहले वाले का फर्स्ट पार्ट है, और जहां पर जैसे को तैसे वाली बात आ रही है कि उसने मेरे साथ ये किया मैं उसके साथ ये करूंगा, तो जहां पर ये वाली सिचुएशन आएगी तो उसे हम बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं हम सेकंड को। सेकंड जो है आपकी वो है परंपरागत उत्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। ये होता है 10 to 13 ईयर तक। इसकी जो नैतिकता है वो समाज पर डिपेंड करती है। पहला वाला दूसरों पर डिपेंड कर रही थी, अब है समाज पर। तो पहला है आपका लड़का या लड़की उन्मुक्ता। मतलब कि गुड गर्ल गुड बॉय से याद रख लीजिएगा इंग्लिश वाले। गंदे लोग चोरी करते हैं, मतलब यहाँ पर जो है बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ये सोचता है अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम गुड गर्ल कहलाएंगे या गुड बॉय कहलाएंगे। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं। तो जहां पर इस चीज की बात आ जाएगी तो वो क्या होएगा? हमारा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की में काउंट होंगे। सेकंड है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। मतलब कुल मिला के समाज पर डिपेंड हो रहा है। सेकंड वाला देखिए कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता यानी लॉ एंड ऑर्डर। पहला है कानून का पालन, जैसे कि सिग्नल्स होते हैं तो उनको पालन करना होता है क्योंकि वो एक पालन करना है उस चीज का। सेकंड कर्तव्य पूरा करना। चोरी करना गलत है तो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो जहां पर इस टाइप के नियम लागू हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर हो गया? आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हुए हो। मैंने एग्जाम्पल्स भी डाल दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, कानून को फॉलो करना है, और पहला अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको प्राइज भी मिल जाता है। तो ये चीज किसमें आती है? गुड गर्ल गुड बॉय में।
क्लियर है। थर्ड आपका देखते हैं, थर्ड है आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर क्या होता है, नैतिकता खुद से डिसाइड करना होता है। मॉरलिटी का जो लेवल होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि हम इसके अंदर डिसीजन खुद से ले रहे होते हैं, खुद की सुन रहे होते हैं। पहला वाला जो था आपके किस पर डिपेंड था, दूसरों पर। सेकंड वाला समाज पर डिपेंड था। थर्ड वाला खुद पर आपका डिपेंड करता है। इन्होंने 2 लेवल बताए हैं इसके, वो देख लेते हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस। सेकंड इज सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो दोनों को देखते हैं। सामाजिक में क्या है कि सामाजिक व्यवस्था एवं अपने स्वयं में अधिकारों को बैलेंस करना। सेकंड है कानून व नियमों का लचीलापन। थर्ड है अगर नियम से नुकसान हो तो नियम तोड़ दो। अगर कानून ने कोई नियम बताए हैं और वो समाज के हित में नहीं है तो हम उसे तोड़ सकते हैं, ये कहता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सेकंड इज यूनिवर्सल, इसमें हम स्वयं के नियम बताते हैं, हम किसी के नियमों का कोई पालन नहीं करते, स्वयं के नियम। अगर हमारे सामने कोई बंदा भूखा बैठा है तो हम उसे रोटी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये हम खुद से कर रहे हैं, ये हमारा खुद का डिसीजन है। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, खुद के नियम। यहाँ पर हम जैसे नियम बने हुए हैं, लेकिन अगर वो समाज के खिलाफ है या कुछ भी उससे हो सकता है तो हम उसे तोड़ सकते हैं। पहले वाले में ये आ जाएगा, सेकंड वाले में हमें स्वयं से बनाने हैं। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी डाल दिए हैं। अब बात करते हैं आलोचना की। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। क्यों? संस्कृति के अंतर को इन्होंने नजरअंदाज किया है, क्योंकि इन्होंने लड़के को ज्यादा महत्व दिया है, लड़की को तो महत्व ही नहीं दिया, इसीलिए इनकी आलोचना की गई है। किसने की है आलोचना? तो वो की है आपके कैरोल गिलीगन ने। इन्होंने क्या कहा है कि फीमेल पक्ष गुण नैतिकता का आधार देखभाल, मतलब फीमेल को इन्होंने बता दिया कि बस औरत जो होती है वो देखभाल करने के लिए, इन्होंने महिला की इसमें कहीं भी बात नहीं की है, इसीलिए इनकी आलोचना की गई है। सेकेंड है आपका पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय। पुरुषों के बारे में उन्होंने कह दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार तो न्याय है, लेकिन जो लड़कियां होती हैं, फीमेल होती हैं, उनका नैतिकता का आधार केवल देखभाल। तो इस चीज की किसने आलोचना की है? कैरोल गिलीगन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और क्यों की है? इसीलिए की है क्योंकि इन्होंने इसमें फीमेल को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है, ओनली ऑन किसको दिया है? पुरुष को, यानी हिंज को। क्लियर है। तो आई होप आपको आज के तीनों सिद्धांत अच्छे से क्लियर हुए हों। इन्हें करने के बाद आप PYQ लगा सकते हैं। PYQ कहाँ मिलेंगे? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ, अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं, जो CDP इंग्लिश मैथ हिंदी, इसी टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे प्योर हैंड रिटन। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट भी शो हो जाएगी, आप डायरेक्ट जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं एंड जो भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए आप बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको देखिए CDP हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको पैरागोजी एंड आपका ग्रामर का जो भी पोर्शन आता है थोड़ा सा सब कुछ इंक्लूड किया गया है। गद्यांश पद्यांश को इंक्लूड किया है। लैंग्वेजेस में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इस तीनों लैंग्वेज को मैंने वहां पर डाल दिया है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप वो बाय कर सकते हैं। अगर बाय करना चाहते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा CTET की मैंने स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितना टाइम होता है, सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट की हुई हैं। CTET 2025 प्रिपरेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी न्यू बच्चे हैं, बिगिनर हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप शुरू से वीडियोस को देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।